हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैंपल लेक्चर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी होती है और किस तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आप सभी के लिए लेके आते हैं। सैंपल लेक्चर हमारा जो है ये एग्जैक्टली हमारा रियल लेक्चर है जो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं अपने ओपन सीक्रेट कोर्स, जो हमारा कॉम्बो कोर्स है उसके अंदर। तो ये ओरिजिनल लेक्चर बेसिकली हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाते हैं वो भी पूरी मेथोडोलॉजी आज आप देखने वाले हैं यहाँ पे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जो फर्स्ट ये हमारा लेक्चर है, सैंपल लेक्चर आप सभी के लिए, इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर में है वो है यहाँ पे, एक तो है बैटल ऑफ कोलाचल जो है वो यहाँ पे न्यूज में रहा है और उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि सीडीएस में इसके ऊपर पिछली 2-3 साल में क्वेश्चन एक आ चुका है जो हमने अपनी रिसर्च और रिजल्ट वीडियो में आपको दिखाया ही था। साथ में इसमें डच एंगल भी है और जो डच है, पुर्तगीज है, इनके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर साल। तो एक तो ये हम कवर करने वाले हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे सलुवा रूलर्स के बारे में, ठीक है। ये जो सलुवा रूलर्स यहाँ पे है और जो संगमा डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे वो चालुक्य डायनेस्टी के ही डिसेंडेंट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाउ यहाँ पे इसके दो इंपॉर्टेंट रूलर विरूपक्षा राया और यहाँ पे जो दूसरे हैं नरसिंह राया या नरसिम्हा राया, जो इस साल लास्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया था भटकल फोर्ट वाला, उसमें सलुवा नरसिम्हा करके भी ऑप्शन था कृष्ण देवराया के नीचे। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे तीप पिता का जो होता है या त्रिप पिता का जो होता है, यहाँ पे बुद्धिस्ट हमारा जो तीन जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनका जो कंपाइलेशन है त्रिपिता का, और यहाँ पे उसके अलावा कालाबुर्गी या गुलबर्गा जिसके ऊपर भी सीडीएस में 2-3 साल पहले क्वेश्चन आ चुका, जो इस बार न्यूज में है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना वो शर्वस्ती वादा विनाया वाला क्वेश्चन जो था संगाभूति वाला, वो भी ऐसे ही सेम आर्टिकल में से आया था। उससे लास्ट ईयर जो हमारा धन्य कटका वाला क्वेश्चन आया था वो भी सिमिलरली ऐसे ही द हिंदू के आर्टिकल से आया था। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारा जो हरिपुरा सेशन था कांग्रेस का 1938 का, उसके बारे में वो न्यूज़ में है और उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे विथी जो टर्म होती है, जैसे हुंडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, फनम के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इस बार यहाँ पे विथी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका सोर्स हम यहाँ पे ओपनली दिखा नहीं सकते कि एग्जैक्टली उसका सोर्स क्या है। इसके अलावा हम कुछ मिनी टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे जो हमारे 2-2, 3-3 लाइन के शॉर्ट करंट अफेयर्स होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में। ये एक रिसर्च आर्टिकल है टीआईई का और हाईएस्ट चांसेस है इसके प्रीलिम्स में आने के। और हमने आपको दिखाया है हमारे रिसर्च में एंड रिजल्ट में कि जब हम बोलते हैं किसी चीज के हाईएस्ट चांसेस हैं तो वो आता है, अक्सर वो आता ही है फिर, ठीक है। प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ देखिए ये टॉपिक है बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में। कोलाचल कहाँ पे है? कोलाचल है यहाँ पे हमारे केरला में। तो एक हिस्ट्री क्या है केरला की कि वहां पे कुछ किंगडम हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम थे और ये टेंपल किंगडम हुआ करते थे, टेंपल सेटलमेंट्स हुआ करती थी, मतलब मंदिरों के आसपास में ही पूरी जो कम्युनिटी हुआ करती थी, इकोनॉमी, सोसाइटी उसी के इर्द गिर्द हुआ करती थी। छोटे छोटे ये काफी सारे केरला में, या जो बाद में त्रावणकोर किंगडम बड़ा बना, तो वहां पे ये छोटे छोटे किंगडम्स थे। उसके बाद हुआ क्या, बाद में चल के बनता है त्रावणकोर किंगडम। अब जब ये त्रावणकोर किंगडम को बनाने का प्रोसेस था, मार्तंड वर्मा जो थे उन्होंने जब इसको बनाया, तो जब वो एक्सपेंशन कर रहे थे तो उसी टाइम पे डच जो लोग थे, जो डच कंपनी थी वो भी वहां पे थी, तो उनका आपस में कोलिजन होता है और उसकी वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ कोलाचल होती है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट बैटल है जिसपे क्वेश्चन सीडीएस में 2 साल पहले आ चुका। अब इस पे डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, एक तो बैटल ऑफ कोलाचल जो ये इवेंट है ना, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दैट एन एशियन किंगडम हैड डिफीटेड द यूरोपियन पावर। किसी यूरोपियन शक्ति को सबसे पहली बार यहाँ पे पूर्ण रूप से हराया गया था। ये ऐसी वॉर थी एक इंडियन किंगडम या एशियन किंगडम के द्वारा। तो एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो डच फोर्सेस सिर्फ उनको हराया ही गया था, बल्कि जो उनकी कॉलोनियल एम्बिशंस थी ना इंडिया में, वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दी थी मार्तंड वर्मा ने। मतलब कि हो सकता है कि अगर ये लड़ाई ना हुई होती तो हो सकता है डच इंडिया के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे राज करके गए होते और इंग्लिश का हम उतना ज्यादा नाम भी ना सुनते, ब्रिटिशर का हम उतना ज्यादा नाम भी नहीं सुनते। तो ये एक ऐसी बैटल थी जिसने इंडिया की हिस्ट्री के कोर्स को काफी ज्यादा बदल दिया। नाउ
1741 में ये बैटल हुई थी। मार्तंड वर्मा जो थे उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया, और जो यहाँ पे लड़ रहे थे डच की तरफ से वो थे यहाँ पे डिलेनोय करके। तो इनका आप यहाँ पे जो नाम है वो याद रखना, एडमिरल डिलेनोय। ये जो थे, जैसे अभी अलेक्जेंडरी वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जो यहाँ पे एल्ब्यूक्यूरिक वगैरह जो है उन पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं जो पोर्तुगीज के थे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप इसको याद रखना। तो इनको यहाँ पे हराया था, इनकी कमांड में डच लड़ रहे थे। किसने? मार्तंड वर्मा ने अपने 5000 ट्रूप्स की सेना भेज के बेसिकली। उसके बाद हुआ क्या कि जब इनको यहां पे कैप्चर कर लिया गया, जो ये डी लेनोय थे, तो इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे किंग जो वर्मा थे इनके लड़ने के तरीके से और इनकी जो युद्ध कौशल था, तो उसकी वजह से यहाँ पे त्रावणकोर आर्मी जो थी उसका इनको सीनियर एडमिरल ही उन्होंने बना लिया, मतलब कि डच से लेके अपनी आर्मी का पार्ट उनको बना लिया। उसके बाद है फर्स्ट एंड द लास्ट किंग, ये भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है। देखिए, मार्तंड वर्मा फाउंडेड द त्रावणकोर किंगडम, लेकिन जो वर्मा डायनेस्टी थी वो तो इससे भी पहले चल रही थी। इनके जो पूर्वज थे आदित्य वर्मा, रवि वर्मा, वो तो पहले से ही रूल कर रहे थे। तो इन्होंने कैसे फाउंड किया? तो हुआ क्या, पहले 3 अलग अलग डायनेस्टी रूल कर रही थी इस एरिया में, मैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन त्रावणकोर किंगडम एक फुल फ्लेज्ड किंगडम के तौर पे जो पूरा एस्टेब्लिश किया था, बड़ा किंगडम के तौर पे, वो किया था मार्तंड वर्मा ने 1729 में, और उसी के एक्सपेंशन के चलते हुए 1741 में 12 साल बाद ये बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रूलर थे वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था चिथिरा यहाँ पे बालाराम वर्मा, थिरुनल बालाराम वर्मा। ठीक है, ये लास्ट रूलर थे 1931 से 1949, मींस जब ये यहाँ पे इंडिया में शामिल हो गए तब तक के टाइम पीरियड पे। इनका इंपॉर्टेंट ये है कि 1936 में टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन ये लेके आए थे, मींस इंडिया भारत में जो त्रावणकोर है वो इंडिया में शामिल हो, उससे पहले ही उन्होंने ऑल कास्ट हिंदू जो थे ना उनके लिए टेम्पल एंट्री को स्टार्ट कर दिया था कि टेम्पल में सभी की एंट्री होगी, किसी भी कास्ट के आप हो। ठीक है, अब यहां पे त्रावणकोर किंगडम के बारे में जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एक तो इसको सबसे पहले त्रावणकोर को किस नाम से भी जाना जाता था? तिरुविथम कोडे। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है वो तिरुविथम कोडे, जैसे वो मैंने आपको बताया था ना, पुम्पुहर का पुहर भी पूछ सकते हैं, मुजरिस का मुचरिस भी हो सकता है, तो अलग अलग नाम भी होते हैं। तो यहाँ पे तिरुविथम कोडे जो है इसको आप याद रखना, त्रावणकोर का ये एक दूसरा नाम है। ठीक है, ये क्या है? एक रफ नेटवर्क ऑफ द साउथ मालाबार टेंपल स्टेट एंड सेटलमेंट। ये काफी ज्यादा टेंपल से इर्द गिर्द जो कम्युनिटीज हुआ करती थी, जो छोटे राजा हुआ करते थे, उनको मिलके एक बनाया गया था एक्सपेंशन करके, स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड टेंपल सेंटर्ड कम्युनिटीज जो हुआ करती थी उनको एक करके। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल सेंटर हुआ करते थे यहाँ पे, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी सब कुछ इन्हीं से चलती थी। ठीक है, मैनेज बाय लोकल रूलर्स एंड ब्राह्मण्स, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद द त्रावणकोर स्टेट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हुआ करते थे, एक था वेनाद, एक था जयसिम्हानद और एक था ओदानाद। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो वेनाद डायनेस्टी जो थी ना, जो वेनाद किंगडम था, उसी का पार्ट हुआ करते थे यहाँ पे बेसिकली जो हमारे मार्तंड वर्मा थे और आदित्य वर्मा और रवि वर्मा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे वेनाद डायनेस्टी थी वो आगे चल के बड़ी बन के एक्सपेंशन करके त्रावणकोर किंगडम उन्होंने बनाया था, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट 4-5 साल से ऐसे क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं किंग्स के ऊपर, डायनेस्टीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, डच से उनका क्या लेना देना, पोर्तुगीज से उनका क्या लेना देना, आपस में लोकल रूलर्स का क्या लेना देना, वो कैसे बड़े हुए, नायका के ऊपर जैसे क्वेश्चन आया था अभी 3-4 साल पहले। तो आपको ये याद रखना है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जितने भी जो हमने ब्लैक जो हाईलाइट की हुई है, जो बोल्ड किए हुए हैं, वो ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे। नाउ ये तो हो गई त्रावणकोर किंगडम के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और ये उसी तरीके से कवर किया गया है जिस तरीके से एग्जामिनर कवर करता है। अगला है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्रेजेंट इन इंडिया फ्रॉम 1605 टू 1825। ये पीरियड आपको याद रखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वीओसी जिसको हम बोलते हैं, वो इंडिया में 1605 से लेके 1825 तक थी। फाउंड हुई थी 1602 में, ये बात याद रखना। इंडिया में उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1605 में, और उसके बाद लास्ट जो उनका टाइम था इंडिया में वो था 1825। उसके बारे में, पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे क्या है। ठीक है, 1602 में फाउंड हुई। मसूलीपट्टनम जो है वहां पे सबसे पहली 1605 में इनकी फैक्ट्री लगी। उसके बाद इनका जो मेजर एरिया था जहां पे ये वर्क कर रहे थे वो था सूरत, बंगाल एंड कोरोमंडल कोस्ट। तो मतलब कि ये वाला जो एरिया है इसमें वो उनके ऑपरेशंस थे। ठीक है, अराउंड 1825 में एंड हो गया। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन आ चुका। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे।
कई सारे क्वेश्चन जो हैं डच के ऊपर वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये बैटल ऑफ कोलाचल वाला जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और किस तरीके से जो पोर्तुगीज और कृष्णदेवराय के से रिलेटेड क्वेश्चन था, वैसे ही कैसे त्रावणकोर, मार्तंडवर्मा और डच से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखिए डच ने एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री, कहाँ कहाँ पे वो हो गया। फिर उसके बाद अल्फोंसो दे एल्बुक्विर्क जो थे, जो पोर्तुगीज थे, उनके ऊपर भी यहाँ पे पूछ लिया। इंग्लिश जो थे उनका भी मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे ये लोकल रूलर से रिलेटेड जो गजपता डायनेस्टी थी उनसे रिलेटेड ये एक मिक्स करके क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बनाए जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका कि एग्जैक्टली इन्होंने अभी 4 साल पहले डच ने किस तरीके से अपनी फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकत में। अब ये जो पुलिकत की जो फैक्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद सूरत में 1616 में, देन उसके बाद बीमिलीपट्टनम में 1641 में, करिकल 1645, चिंसुरा 1653। ये आपको थोड़ा सा देख के याद हो जाएगा, याद रहेगा कि एग्जैक्टली किस बारे में बात हुई थी। 3-4 रिवीजन जब करेंगे ना तो ये याद रहेगा। ऐसा मत सोचना शुरू में ही, पहली लर्निंग में ही, कि आपका भी कोई फैमिलियरिटी तो है नहीं, तो ये मत सोचना कि यार ये याद कैसे होंगे, टफ है या ये। 3-4 बार रिवाइज करोगे तो वो आइडिया रह जाएगा दिमाग में। देन उसके बाद कासिम बाजार, फिर ये बारानगोर हो गया, पटना हो गया, बालासोर हो गया, नागपट्टनम हो गया, ये सब 1658 में। और लास्ट फैक्ट्री जो थी वो थी 1663 में कोचिन में। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम, पुलिकत 1610 की इंपॉर्टेंट है, और कोचिन 1663 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन द त्रावणकोर किंगडम। अब क्योंकि क्वेश्चन त्रावणकोर और डच के बीच में आने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क अबाउट द फैक्ट्री ऑफ कोचीन की त्रावणकोर किंगडम में। पूरे इंडिया में तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में हुई, ठीक है, उसके बाद पुलिकत में हुई, लेकिन त्रावणकोर किंगडम का जो एरिया था इसमें सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो वो थी यहाँ पे कोचीन की, जिसके बारे में हमने बात करी अभी, जो कि एक्चुअल में उनकी लास्ट फैक्ट्री थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1663 में। ठीक है, और यहाँ पे पोर्तुगीज जो थे उनके बाद इन्होंने ये अपना जो पावर है वो गेन की थी। नाउ पुलिकत जो था वो भी एक मेजर डच सेटलमेंट हुआ करती थी 1610 से लेके 1690 का जो दशक था, मतलब कि पूरी जो 17वीं सेंचुरी का एंड था, या पूरी 17वीं सेंचुरी में ही मान लीजिए, वो मेजर इनका हब हुआ करता था पुलिकत। लेकिन बाद में उसके बाद क्या हुआ, 1825 तक या 80s-90s तक, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो इनका हब रहा नागापट्टनम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ क्लैरिटी है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, हाउ डिड द डच सिक्योर देयर एस्टेब्लिशमेंट इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो डच थे उन्होंने सबसे पहले अपनी कैसे ली, जैसे भटकल वाला क्वेश्चन था कि पोर्तुगीज ने भटकल में फोर्ट बनाने की परमिशन किससे ली, कृष्णदेवराय से। तो वैसे ही इन्होंने जो अपनी यहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाई थी उसकी परमिशन ली थी सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो थे 1606 में, उनसे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट लेड टू द डच कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिलोन इन 1658। और ये जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा 1606 में कौन थे वो भी आपको बताना है कमेंट करके, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे ऐप पे देख रहे हैं तो आप सीधा हमें चैट बॉक्स पे जाके बता सकते हैं, ठीक है। ये साइड में आपके नोट्स की जगह, तो आप यहाँ पे अपने नोट में भी डाल सकते हैं। नाउ व्हाट लेड टू द डच कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेलोन इन 1658, मतलब 1658 में श्रीलंका को यहाँ पे कैप्चर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्तुगीज का रूल पहले से चल रहा था श्रीलंका में, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। और उसके वीक होने की वजह एक दूसरा रीज़न ये था कि जो पूरा जो इंडियन ओशन का ट्रेड था ना, उसको डच यहाँ पे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। साथ में पोर्तुगीज वीक हो रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे अटैक करके अपना कंट्रोल स्थापित किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, व्हाट मेड अटेम्प्ट टू रिप्लेस द इंग्लिश विद द डच। डच इंग्लिश को हटा के बंगाल से और डच को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किस यहाँ पे नवाब ने की थी, तो वो थे मीर जफर। वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे अंग्रेजों को अगर हटाना है ना, तो बंगाल की सेना और डच की सेना को साथ मिला के और डच को थोड़ा इंपॉर्टेंस देके इंग्लिश को साइड किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और इंग्लिश जो थे उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बेदारा में डच को हराया था, ठीक है। when and why were the Dutch expelled from India? जो डच थे वो कब और कैसे एक्सपेल्ड हुए इंडिया से। तो सबसे पहले देखिए 1795 का जो टाइम पीरियड था, मैंने बताया था ना 1790s, और उसके बाद फिर उनका यहाँ पे कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गया था। 1795 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंग्लिश जो थे उन्होंने इनको काफ़ी बुरी तरीके से हराया था डच को, ठीक है। और उनका जो नेपोलियनिक वॉर थी उसके टाइम पीरियड पर हराया था, वो काफ़ी बड़ी वॉर इनकी चली थी कईयों की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये काफ़ी सारा कंट्रोल अपना खो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने रीगेन किया। लेकिन लास्ट में 1825 में हुआ
हुआ क्या, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो इंडियन पोजेशंस थे ना, जो भी फैक्ट्री वगैरह बना रखी थी, वो अंग्रेजों को सौंप के 1825 में, एंड दे गोट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, वट कमोडिटीज, कौन सी ऐसी कमोडिटीज थी, कौन सा सामान था जो ये यहाँ से इंडिया से लेके जाते थे और फिर उसको यहाँ पे जो हमारा जो बाकी का जो पार्ट है इस वाले सब कॉन्टिनेंट का, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे ईस्ट इंडीज का जो पार्ट है वहां पे लेके उसको एक्सचेंज क्या करते थे, तो वो था टेक्सटाइल। टेक्सटाइल लेके जाते थे और उसके बदले में वो मसाले लेके आते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। देन व्हाई वाज पौंडीचेरी रिटर्न टू फ्रेंच इन 1697 आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड बाय द डच, जब डच ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था 1697 में, उसको रिटर्न क्यों कर दिया, तो यहाँ पे हुआ क्या, पौंडीचेरी जो था उसको डच ने 1693 में कैप्चर किया और उसके यहाँ पे 3-4 साल बाद वापिस दे दिया, क्योंकि ट्रीटी ऑफ रिस्विक इनके बीच में हुई थी, तो फ्रेंच पोजेशन जो था वो उनको वापिस मिल गया डच से। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगला है एडिशनल इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, डच ट्रैवलर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है डच ट्रैवलर के ऊपर, तो इनका नाम था फ्रांसिस्को पेलसेट। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ये 1618 में इंडिया में आए थे, डच ऑफिशियल थे, बेसिकली एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के और मर्चेंट थे, और ये यहाँ पे एम्परर जहांगीर जो थे मुगल एम्पायर के, उनके टाइम पीरियड पे आए थे, तो ये भी याद रखना है। देन अब बात करते हैं सलुवा एंड संगमा डायनेस्टी के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना डायनेस्टीज के ऊपर, वो काफी ज्यादा अभी क्या है ना पॉपुलर हो गए हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से न्यूज में है। अब जो देवर आए थे उनके ऊपर क्वेश्चन आया था, कृष्ण देवराया के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, होयसाला गादावाला काकतिया यादवा पे 2023 में क्वेश्चन आया था, नन्नू का जया शक्ति नागा भट्टा भोजा और उनके डायनेस्टीज के ऊपर और उनके किंगडम्स के ऊपर उससे पहली साल क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पे आरकोट, मैसूर और विजयनगर एम्पायर का आपस में लेना देना, और रोहिला किंगडम जो था उसमें 2021 में क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, बुक से रिसर्च करके, रेफर करके या फिर डायरेक्टली। अब इस पे बात करते हैं। देखिए, विजयनगर एम्पायर जो थे उसको 4 डायनेस्टी ने रूल किया, संगमा, सलुवा, तलुवा एंड अराविडू। ये आपको याद रखना है। इनकी जो क्रोनोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो संगमा, सलुवा, तलुवा, अराविडू डायनेस्टी, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, SST एंड ए, फिर एक अलग से बच जाएगा SST और ए, तो क्रोनोलॉजी क्या है SST ए। लेकिन क्या आप यहाँ पे संगमा एंड सलुवा में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ऐसे भी एक कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो संगम पीरियड था साउथ इंडिया का, जो इससे हालांकि रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो संगम पीरियड था साउथ इंडिया का वो बहुत पुराना था, तो ऐसे ही संगमा डायनेस्टी सबसे पहले आई थी। इस तरीके से दिमाग में कनेक्शन बना लेंगे, तो SST ए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और कब से कब तक रूल किया, 1336 से लेके मीन्स अर्ली 14th सेंचुरी या मिड 14th सेंचुरी से लेके 646 AD, मतलब कि मिड 17th सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है, मिड 14th सेंचुरी से मिड 17th सेंचुरी, ठीक है। नाउ फर्स्ट डायनेस्टी जो थी इसकी वो थी संगमा डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया था हरिहरा एंड बुक्का ने। अब हरिहरा और बुक्का ने फाउंड किया था, तो लेकिन नाम संगमा डायनेस्टी क्यों था, क्योंकि इनके फादर का नाम भावाना संगमा था, जो कि एक यहाँ पे छोटे से चीफ हुआ करते थे, और उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने जब रेड की उस रीजन में, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उन्होंने उनको प्रिजनर बना लिया था। उसके चलते हुए कुछ सालों बाद 1336 में यहाँ पे ये दोनों भाइयों ने क्या किया, बेसिकली हरिहरा ने और बुक्का ने इस विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया। लेकिन कुछ और भी उसमें स्टोरी है, वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। अगली जो डायनेस्टी है, सेकंड डायनेस्टी, वो है सलुवा डायनेस्टी, जो कि सलुवा नरसिम्हा देवराया जो थे, जो इंपॉर्टेंट रूलर है, जो लास्ट ईयर पूछे गए थे बतकल फोर्ट वाले क्वेश्चन में उनका मेंशन था। उन्होंने यहाँ पे 1485 से 86 का जो 1 साल का टाइम पीरियड था, इसमें यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। ये कौन थे और इनसे रिलेटेड काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड डायनेस्टी थी तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी यहाँ पे क्या है, जो तुलुवा नरसा नायका थे, उन्होंने फाउंड की थी 491 CE में, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को रूल किया इस डायनेस्टी ने 1570 तक। ये तुलुवा डायनेस्टी वही है जिसके इंपॉर्टेंट रूलर देवराया हो गए, कृष्ण देवराया हो गए, ये वही डायनेस्टी है तुलुवा डायनेस्टी। और फोर्थ डायनेस्टी थी अराविडू डायनेस्टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर तुलुवा डायनेस्टी ने 1570 CE तक रूल किया था विजयनगर पे, तो यहाँ पे ये डायनेस्टी 1542 में कैसे फाउंड हो गई, उससे पहले ही, है ना। चौथी डायनेस्टी। तो होता क्या है, एक तरफ विजयनगर एम्पायर चल रहा है, दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं वो उनसे अलग होके अपनी एक अलग से डायनेस्टी स्टार्ट कर देते, तो वो डायनेस्टी स्टार्ट हो गई साथ साथ में। लेकिन उसके बाद जब ये डायनेस्टी खत्म होती है तो वो जाके पूरे विजयनगर एम्पायर को कैप्चर करके और उस पर रूल करती है। तो जो कि थी यहाँ पे तिरुमला देवराय ने फाउंड की थी अराविडू डायनेस्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, आपको पता होना चाहिए क्या क्रोनोलॉजी है। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, व्हाट वर दी हरिहरा एंड बुक्का डूइंग, विजयनगर एम्पायर फाउंड करने से पहले क्या कर रहे थे, वो आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो विजयनगर एम्पायर को 1336 में फाउंड करने से पहले जो हरिहरा और बुक्का है वो काकतीय रूलर्स के को सर्व कर रहे थे। उसके बाद जब वो उनको यहाँ पे बेसिकली हरा दिया गया काकतीय रूलर्स को, तो उसके बाद जो काम्पिली एक 13th सेंचुरी का कर्नाटका का किंगडम था, और काम्पिली यहाँ पे महाभारत की में एक कैपिटल भी हुआ करती थी पांचाला की, तो वो भी आप याद रखना। काम्पिली जो है वो महाभारत जो टाइम पीरियड था उसमें पांचाला जो थे उनकी कैपिटल भी हुई थी, और यहाँ पे जो कर्नाटका में काम्पिली है वो एक किंगडम हुआ करता था 13th सेंचुरी का, साइड में नोट्स में लिख लेना, ठीक है। बट व्हेन इट वाज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद तुगलक, जब यहाँ पे काम्पिली को मोहम्मद तुगलक ने डिफीट करके अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके बाद इन दोनों को हरिहरा और बुक्का को वो साथ में ले गए, लेकिन कुछ साल बाद उनको छोड़ दिया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और उनको बोला कि जाओ इसके ऊपर रूल करो, काम्पिली के ऊपर, जहां से इनको लेके गए थे। और फिर उसके बाद वो दोबारा हिंदुइज्म में दोनों भाई जो हैं हरिहरा और बुक्का वो आते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं विजयनगर एम्पायर। तो ये वो 6-7 साल का टाइम पीरियड था, ठीक है। नाउ विच विजयनगर किंग जो थे उन्होंने यहाँ पे एम्बेसी भेजी थी चाइना में उस टाइम पे, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो बुक्का वन जो थे उन्होंने जो मिंग डायनेस्टी का जो रूल चल रहा था चाइना में, जो मिंग एम्पायर था, वहाँ पे विजयनगर एम्पायर की एम्बेसी भेजी थी। देन विजयनगर एम्पायर का एंड कैसे हुआ, तो एक सिग्निफिकेंट बैटल है जिसने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के पतन की शुरुआत कर दी थी। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो पतन होने में भी काफ़ी दशकों लग जाते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी। बैटल ऑफ तलीकोटा जो थी, इसमें विजयनगर एम्परर जो थे राम राया, ठीक है ना, उनको यहाँ पे कैप्चर किया गया था और उनको मार दिया गया था डेक्कन सल्तनत जो थी उनके द्वारा, ठीक है। और पूरी जो हम्पी थी उसको बर्बाद कर दिया गया था, जो डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी उनके द्वारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन फिर भी जो एम्पायर है वो अराविदु डायनेस्टी के अंतर्गत और तिरुमला देवराय जो थे उनके अंदर चलता रहा, और उन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको बना लिया पेनुकोंडा, ठीक है। वहां से ये चलते रहे, लेकिन ग्रेजुअली उनकी पावर जो है वो खत्म हो गई। अगला है हु वाज सलुवा नरसिम्हा, और किसको उन्होंने डीथ्रोन किया था। यहाँ पे हु डिड ही डीथ्रोन, किसको डीथ्रोन करके वो आए थे, ध्यान से समझना। देवराया टू जो थे वो पहली डायनेस्टी जो थी संगमा डायनेस्टी के, उसके एक जबरदस्त रूलर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रूल किया। उनके बाद कुछ रूलर और आए, लेकिन फिर एक वीक रूलर आए जिनका नाम था विरूपाक्षराया टू, उनकी रेन को डिजास्टर्स बोला जाता है। ये जो विरूपाक्षराया जो टू थे ये एक वीक एंड इनइफेक्टिव रूलर थे अपनी उस पहली संगमा डायनेस्टी के, ठीक है। महमूद गवान ऑफ द जो यहाँ पे बहमनी सल्तनत से थे, सल्तनत वाले थे, उनसे ये हारे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इनके जो सन थे प्रोदारोया, उन्होंने 1485 में इनको मार दिया, इनको असैसिनेट कर दिया अपने पिता को। अब जो प्रोदारोया है वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं किसको, वो रूल कर रहे हैं यहाँ पे संगमा डायनेस्टी को। लेकिन फिर उनसे यहाँ पे प्रोदारोया से जो सलुवा नरसिम्हा थे ना, जो दूसरी डायनेस्टी फाउंड करी सलुवा डायनेस्टी, जो कि सबसे पहले चीफ हुआ करते थे चंद्रागिरी के वो किंग हुआ करते थे। चंद्रागिरी एक छोटा सा वहीं पे उसी के पास में एक स्टेट कह लीजिए, किंगडम कह लीजिए छोटा सा, या एक चीफ्टेन कह लीजिए, ठीक है ना। तो उसको ये रूल किया करते थे। उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी और जो पुरोधा थे या प्रौधा राया थे उनको उन्होंने हटा दिया और सलुवा डायनेस्टी की स्टार्ट कर दी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विच रूलर्स बिलोंग टू दी सलुवा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे जिन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थे यहाँ पे एक तो तिम्मराया, फाउंडर थे सलुवा नरसिम्हा जिन पे हम बात कर रहे थे, और एक थे इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा एक और एंगल से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे। देन वीर नरसिम्हा बिलोंग टू दी तुलुवा डायनेस्टी, ये कुछ और डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट रूलर है जो आपको याद रखने। तो जो वीर नरसिम्हा थे वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और मल्लिकार्जुन जो थे वो संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 3-4 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। देन विच हिस्टोरिकल सोर्स प्रोवाइड द जेनोलॉजी ऑफ दी सलुवा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी की जो पूरी एक तरीके से क्रोनोलॉजी है या उसके बारे में जो बातें है वो कहाँ पे बताई गई है, किस इंस्क्रिप्शन में। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो यहाँ पे ये इम्मदी नरसिम्हा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इम्मदी नरसिम्हा का जो यहाँ पे देवुलापल्ली कॉपर प्लेट्स हैं उनके ऊपर सारी ये जीनोलॉजी लिखी हुई है। तो ये था यहाँ पे हमारा विजयनगर एम्पायर की कुछ डायनेस्टीज के बारे में जिन पे क्वेश्चन आएगा, इस बार कम से कम आएगा ये क्वेश्चन, और इस सैंपल लेक्चर से कम 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे फ्री में ही 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है।
अगला है कालाबुर्गी एंड त्रिपिताकास। ये जो कालाबुर्गी है, गुलबर्गा और जो त्रिपिताका है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया हमारा सलुवा डायनेस्टी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा न्यूज़ में है, त्रिपिताका वाला। ऐसे ही यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन धन्यकटका के ऊपर लास्ट टाइम आया था। जो साइट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कालाबुर्गी या गुलबर्गा के ऊपर, वो क्वेश्चन भी पहले आ चुके। अब यहाँ पे जो ये कलसी है कर्नाटका वगैरह, ये भी, या फिर ये जो येरागुड़ी है, ये सब वहीं से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुके। देन साइट्स के ऊपर यही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, चंद्रकेतुगढ़, इनाम गाँव वगैरह। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं। कृष्णा एंड तुंगाभद्रा वाला क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं लोकेशन वगैरह के, उस पे भी हम बात अभी करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कालाबुर्गी या गुलबर्गा के बारे में। एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, इजी सी है, पढ़ने में शायद थोड़ी टफ लगेगी लेकिन समझ में जल्दी आएगी, ठीक है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पहले हुई थी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कालाबुर्गी पे कौन कौन राज कर चुके इस रीजन पे, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। अर्ली हिस्ट्री में अगर हम देखें, जो दिल्ली सल्तनत वगैरह बनी थी उससे पहले के टाइम पीरियड में, तो 6 से 13 या 14 सेंचुरी तक अगर हम देखें तो राष्ट्रकूतास थे, उनका यहाँ पे राज चलता था। चालुक्यास का चलता था, कालाहारी का चलता था, यादवास का और होयसालास का, तो इन डायनेस्टीज का चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुए। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद साउथ में भी सल्तनत बनी, जो इस्लामिक सल्तनत थी बेसिकली। तो वो यहाँ पे उसके जो 14 सेंचुरी के जो रूलर थे, हसन गंगू, या फिर जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा अलाउद्दीन बाहमन शाह के नाम से। हसन गंगू के नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, अलाउद्दीन बाहमन शाह के नाम से आएगा। उन्होंने यहाँ पे कालाबुर्गी गुलबर्गा को बाहमनी सल्तनत की पहली कैपिटल बनाया था। याद रखना क्वेश्चन ये आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। अगला है 1687 का बहामनी सल्तनत जो थी वो यहाँ पे, उसके बाद चल के औरंगजेब उस पर पूरा कैप्चर कर लेता है, तो वो यहाँ पे मुगल एम्पायर का पार्ट बन गई। लेकिन फिर उसके औरंगजेब के ही जो डेथ थी उसके बाद 20-30 साल बाद, यहाँ पे जो 10-20 साल बाद ही इवन जो यहाँ पे असफजात जो थे, जो एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे थे मुगल एम्पायर में, वो परेशान होके मुगल रूलर से और वो साउथ में चले जाते हैं और वो यहाँ पे अपनी नई डायनेस्टी बनाते हैं, अशफजाह डायनेस्टी। हैदराबाद किंगडम को या स्टेट को फाउंड करते हैं, तो कालाबुर्गी फिर उनके अंडर आ गया। तो इतना सिंपल याद रखना कि कालाबुर्गी से एसोसिएटेड जो डायनेस्टीज है वो राष्ट्रकूटा एक टाइम पीरियड में 6 सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड, और उसके बाद एक ही टाइम पीरियड में चालुक्य, कालाहारी, यादवास, होयसालास, इनका टाइम पीरियड वही 300-400 सालों का है, 11, 12, 13 सेंचुरी वाला टाइप का। देन उसके बाद यहाँ पे बहमनी सल्तनत की पहली कैपिटल बनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हैदराबाद स्टेट का पार्ट बन गई। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट मेक्स इसामपुर इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। ये जो गुलबर्ग है ये आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट क्यों है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, ये उपिंदर सिंह का जो बुक है उससे लिए हुई चीज़ें हैं, ठीक है। हुंसगी वैली में ये लोकेटेड है, ठीक है ना। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हुंसगी वैली है, जो वहाँ पे है गुलबर्गा में। वहाँ पे ये साइट है इसामपुर, ये एक पैलियोलिथिक साइट है। याद रखना, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे अभी आया था ना इनाम गांव वगैरह के ऊपर, ये पैलियोलिथिक साइट है एक, ये याद रखना। और अर्लियर ह्यूमन टूल मेकिंग एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो कमता हल्ला सीजनल स्ट्रीम है जो पानी की नदी की, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। पहला पॉइंट, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सिक्योर होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस ये जो आप देख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पे यहां से आने के। व्हाई इज हुंसगी इन गुलबर्गा इंपॉर्टेंट फॉर प्री हिस्टोरिक स्टडीज, क्यों? क्योंकि ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है। पैलियोलिथिक में भी जो लोअर पैलियोलिथिक है उससे, और हुंसगी जो रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वगोरा रिवर स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था, वैसे ही हुंसगी पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर पैलियोलिथिक साइट से ये एसोसिएटेड है। अब वट मेक्स बुदीहाल, जो बुदीहाल है गुलबर्गा में, वो कैसे आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है। सब गुलबर्गा की बात हो रही है, ठीक है, कालाबुर्गी की बात हो रही है ये। तो यहाँ पे जो बुदीहाल है वो अपने ऐश माउंट्स के लिए, माउंट्स की बात हो रही थी ना, स्तूपा वाली क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की, स्तूपा क्या, स्तूपा या माउंट एक ही होता है? माउंट को ही स्तूपा बोलते हैं ना, वह तो माउंट ही ना स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर कुछ रेलिक्स रखे हुए हैं, कोई जो मर गया है, जो पास अवे हो गया है, उसकी कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई है, उसको दफनाया भी गया कई बार वहीं पे, तो उसको माउंट बोलते हैं और उसको बुद्धिज्म में स्तूपा बोलते हैं। तो यहाँ से वो क्वेश्चन भी वैसे भी सोल्व होता है कि जो माउंट थे वो तो बहुत पहले से हुआ करते थे, वो तो यहाँ पे हमारे जो लिथिक पीरियड थे ना, स्टोन एज, उसमें भी हुआ करते थे। नाउ बुदीहल जो है वहाँ पे ऐश माउंट देखने को मिलते हैं, और बुदीहल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे जो फीस्टिंग होती है ना, जैसे शादियों में लोग खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के, तो उस तरीके से कम्युनिटी फूड प्रेपरेशन और फीस्टिंग के न्योलिथिक साइट के, न्योलिथिक टाइम पीरियड के भी यहाँ पे ये प्रूफ देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो साइट है ना हमारी, जो गुलबर्गा जो है, यहाँ पे न्योलिथिक भी हुए हैं
नियोलिथिक में अगर हम बात करें तो बूदिहल, और लोअर पैलियोलिथिक में अगर हम बात करें तो वो कौन सी है हमारी ईसामपुर, याद रखना इस चीज को। अगला है सन्नति जो है यहाँ पे जो इसी के पास में है, वो यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है मौर्य जो मौर्य स्टेट की से रिलेटेड जो हम जानते थे। पहले जानकारी क्या थी कि भाई जो मौर्यन एम्पायर था वो ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडिया में अफगानिस्तान की तरफ इधर उधर उसका रूल था, साउथ में ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब पता चलता है यहाँ पे जो सन्नति है कर्नाटका में, यहाँ पे जो अशोका के एडिक्ट दिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का जो रूल था वो चलता था, क्योंकि वहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी यूनिफॉर्मली अक्रॉस दी रीजन वो चलती थी, उनका राज चलता था, पता चलता है उससे। अगला है यहाँ पे वाई सन्नति इन गुलबर्गा सिग्निफिकेंट फॉर बुद्धिस्ट एक्सकवेशन। अब बुद्धिज्म में कैसे वो इंपॉर्टेंट है जो हमारा यहाँ पे गुलबर्गा है, तो वो क्यों है, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सकवेटेड जो स्तूपा है वो सबसे बड़ा यहीं पे पाया गया है इस स्टेट में, कर्नाटका में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए सन्नति में। और यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलिक्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, और आपके स्कल्पचर हो गए, और अशोक एडिक्ट, वो सब देखने को मिलते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वाई डिड अहमद शाह जो थे उन्होंने बाद में चल के बहमनी कैपिटल का जो बहमनी कैपिटल जो थी यहाँ पे गुलबर्गा से, उसको बिदार में शिफ्ट क्यों कर दिया। तो आपको ये भी पता चल गया कि बहमनी सल्तनत के किस किंग ने गुलबर्गा से बिदार में अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी थी, अहमद शाह ने। और क्यों करी थी, स्ट्रेटेजिक रीजन थे, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। अब कृष्णदेवराय जो है वो भी गुलबर्गा से एसोसिएटेड है। हमारा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना, सीडीएस वाला क्वेश्चन आया था, तुंगाभद्रा, कृष्णा रिवर और गुलबर्गा वाला, उसी तरीके से। तो आफ्टर इन्वेडिंग बीजापुर, जब बीजापुर जो था ना और बहमनी सल्तनत से उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो वो उनसे लड़ते लड़ते 1520 में गुलबर्गा तक पहुंच गए थे और आमिर बरीद जो थे ना, वहां पे उनको बरीद को हरा दिया था और पूरा कैप्चर कर लिया था। और फिर कृष्णदेवराय ने यहाँ पे पूरी जो गुलबर्गा थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद है व्हेन वर दी पाली कैनन्स। अब हम उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ गए, या उसी न्यूज आर्टिकल के दूसरे पार्ट पे आ गए। एक था गुलबर्गा या कालाबुर्गी वाला, और उसी के अंदर फिर त्रिपिताका वाला जो है जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा इस बार, क्वेश्चन एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है जिसके चांस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि भाई जो त्रिपिताका है उसका टाइम पीरियड क्या था। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे उपनिषद पे आया था ना, उपनिषद और पुराण पे, वैसे आ सकता है। कैसे आएगा आपको याद रखना है कि त्रिपिताका जो है वो लिखी कब गई थी और ओरली ट्रांसमिट कब की गई थी। वो लिखी गई थी 350 BCE से 19 BCE का जो टाइम पीरियड है, मतलब कि 4th सेंचुरी BCE ईसा पूर्व और से 1st सेंचुरी ईसा पूर्व, CE से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे त्रिपिताका का, ये याद रखना, ठीक है। BCE से लेना देना है। और ओरली इसको ट्रांसमिट जो किया गया था, जो बोला गया था, वो था 5th से 3rd सेंचुरी, ये आपको याद रखना है। मतलब कि जो 5वीं, 4थी और 3री सदी ईसा पूर्व थी, उस टाइम पे इसको ओरली ट्रांसमिट किया गया था। और फिर यहाँ पे इसका जो अर्लियर पार्ट जो 5th सेंचुरी में ही बोले गए थे ना ओरली, उनको 4th सेंचुरी में लिखना भी स्टार्ट कर दिया गया था, जो एंड होता है आपका 19 BCE के टाइम पीरियड पे आके। ये क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें क्लैरिटी फॉर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की, तो वो क्या है, व्हाट इज द 5th सेंचुरी कमेंट्री ऑन द त्रिपिताका बुद्धघोषा के द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, या तो क्वेश्चन आएगा विशुद्धिमग्गा पे क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर भी ये था न्यूज में। ऐसा मत सोचना कि लास्ट ईयर अगर ये न्यूज में था, उसमें सॉरी क्वेश्चन में था, तो इस पर क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, ये गलती मत करना। बुद्धघोषा जो थे उन्होंने 5th सेंचुरी का जो उनका काम वर्क था वो था यहाँ पे विशुद्धिमग्गा। विशुद्धिमग्गा का मतलब है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो उनकी की कमेंट्री थी त्रिपिताका के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि संगाभूता की कमेंट्री थी श्रवस्ति वादा विनाया, वैसे ही विशुद्धिमग्गा थी यहाँ पे बुद्धघोषा की, याद रखना। अगला है व्हाट आर दी की बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन आया था ना नीति पकड़ाना, त्रिषष्टि लक्ष्य महापुराण और अवधन शतका वाला क्वेश्चन आया था ना, याद है 2022 में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे एक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको याद रखना है ये सारे बुद्धिस्ट सोर्सेज थे। क्वेश्चन होगा कि इनमें से बताओ बुद्धिस्ट कौन से, जैनिज्म के कौन से। आपको याद रखना है पत्ती मोखा एक बुद्धिस्ट सोर्स है जिसमें मोनास्टिक डिसिप्लिन, मोनास्ट्री में कैसे रहे उसके बारे में बताया गया है। धम्मपादा ये भी एक बुद्धिस्ट यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। जो निदान कथा है वो भी, ललित विस्तारा है वो भी, दिव्यदाना भी, ये आपको याद रखने इनके बारे में क्या क्या बोला गया था, तो वो आप पढ़ेंगे तो अब आपको याद हो जाएगा। देन उसके बाद है अष्टशरीषका जो है ये वाला, और सधर्म पुंडारिका वाला, ये भी बुद्धिस्ट सोर्स है। उसके बाद धम्मसंगनी एंड कथावातु, ये भी बुद्धिस्ट सोर्स है। और उसके बाद
इति, वुत्तका, उदाना एंड सुत्ता, ये सब यहाँ पे बुद्धिस्ट सोर्स है और 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत प्यारा। क्या है इनमें से जो बुद्धिस्ट सोर्सेज है फेमस 4, इनमें सबसे वो क्रोनोलॉजी बताइए। सबसे पहले कौन से आए थे? त्रिपिताका, मैंने आपको बताया BCE पीरियड में ये आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे मिलिंद पन्ह जो है वो भी BCE पीरियड में आ गया था, लेकिन त्रिपिताका के बाद में आया था। फिर जो महावी भाषा है वो उसके बाद में आया था, और फिर यहाँ पे जो सूत्रालंकारा है वो लास्ट है। क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये आपको सोल्व करना है। देन व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या क्या हुआ था, एक तो यहाँ पे इसके एक तरीके से प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइड कर रहे थे, वो कौन थे वो सब याद रखना है। तो एम्परर अशोका की तो पैट्रोनेज में हुआ था, और मोगली पुत्ता तीसा जो थे, ये सबको याद ही है ना, उपगुप्त जो थे उन्होंने इसको चेयरमैनशिप की थी। नाउ एक तो इसमें रिजोल्व किए गए थे डिस्प्यूट जो थे ना बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स के, उसको, ठीक है। दूसरा है एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे स्थावी रावदिन जो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल है बुद्धिज्म का वो, और फाइनलाइज किया था यहाँ पे त्रिपिताका को, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा यहाँ पे अभी धम्म पिताका है ना, वो लास्ट में, जो पहले के जो हमारा विनय पिताका और सुत्त पिताका है वो पहले हो चुके थे, अभी धम्म पिताका को फाइनलाइज किया गया था, मतलब पूरे त्रिपिताका के 3 जो यहाँ पे हैं ये बन गए थे, ठीक है ना। और वो इसी 250 BCE के टाइम पीरियड की बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐड हुआ था, और इसी में यहाँ पे जो मिशनरीज हैं उनको श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया में भेजा गया था, और इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो आपको सोल्व करने हैं। 2 जैनिज्म के सोर्स भी है जो आपको याद रखने हैं, तो उसको भी जरा देख लेते हैं, वो क्या है। तो एक तो है नंदी सुत्ता और एक है यहाँ पे अनुयोग द्वारा। तो ये क्या करेंगे इस बार, दो यहाँ पे टेक्स्ट आपसे बुद्धिज्म के ऐड करेंगे और 2 शायद जैनिज्म के, या 1-3 या 3-1 ऐसे करके कुछ भी, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन पे याद रखना आप। उसके बाद हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 जो है मैंने आपको बताया था वो न्यूज़ में है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, उसको याद रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो आपके स्पेक्ट्रम में भी नहीं होती। नाउ सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इलेक्टेड हुए थे यहाँ पे, एक तो 1938 में, ठीक है ना, इसके प्रेसिडेंट बने थे। 1938 का जो हमारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और 1938 के हरिपुरा सेशन के वो उन्होंने प्रिसाइड किया था। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट किया था, एंटी कॉलोनियल स्टांस अपना दिखाया था, सोशलिस्ट पॉलिसी दिखाई थी। इसके जस्ट बात तो वो निकल ही गए थे इंडिया से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1939 में त्रिपुरी सेशन में वो री इलेक्ट हुए थे, ये स्पेक्ट्रम में भी अवेलेबल है, इन इन्फॉर्मेशन को याद रखना, री इलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो हुआ क्या कि त्रिपुरी सेशन में ही उन्होंने यहाँ पे इस सेशन इसको प्रेसिडेंटशिप को छोड़ना पड़ा, और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बने उनके रिजाइन के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ना, फॉरवर्ड ब्लॉक जो सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस और रेडिकल पॉलिसीज की बात कर रहा था, उसको स्टार्ट किया था। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाला प्लीज जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड उनके जो मेजर्स थे, और उनके जो हमारी जो आर्मी थी पहले वाली, जो सुभाष चंद्र बोस वाली, उसके जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर थे उन पे क्वेश्चन आ चुका है 2 साल पहले। नाउ व्हाई डिड कांग्रेस टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट बोस इन 1939? तो यहाँ पे बोस को बेसिकली वो क्योंकि क्या कर रहे थे, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट बुला रहे थे, ठीक है ना, और AICC के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, जो पूरी पार्टी का रेजोल्यूशन था उसके खिलाफ जाके ऑल इंडिया वो यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात करे, तो इसके चलते हुए उनको बैन कर दिया गया। उनको बंगाल की जो कांग्रेस थी उसमें से भी निकाल दिया गया, और फिर यहाँ पे उनको 3 साल के लिए बैन लगाया गया था। अब जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे 1935 पे सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, वैसे ही कि व्हेन वाज द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट प्रपोज। तो हुआ क्या, इन सितंबर 1937 में जो सत्यमूर्ति थे, एस सत्यमूर्ति कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द रेजोल्यूशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि भाई जो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देनी चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ये जो एक्ट है इसको अब रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो डिमांड थी इसको रीअफर्म किया गया था 1938 के हरिपुरा सेशन में, मतलब कि 1 साल बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद है कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे बोस ने
जो थे उन्होंने पेश की थी, तो वो चाहते थे कि स्टेट ओन एंड स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी उनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, है ना। तो उसके चलते हुए उन्होंने ये यहाँ पे बोला था। देन कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेशंस भी हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक तो बॉम्बे सेशन, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो प्रिसाइड कर रहे थे 1934 का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी, उन सब के ऊपर, तो इस तरीके से याद रखना। 1937 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कि वहाँ पे फर्स्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो एक गांव में हुआ था। 1946 का याद रखना, जेबी कृपलानी थे, और 1947 में राजेंद्र प्रसाद थे। बस ये आपको याद रखने, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। नाउ ये जो टर्म है वित्ती, इसका सोर्स तो हम आपको नहीं बता सकते क्या है, वो थोड़ा सीक्रेट सोर्स है हमारा, लेकिन इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है ये एक बेसिकली, और एक टाइम ये न्यूज़ में रहा है, और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट चांसेस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं, और गुप्ता एम्पायर से की जो पॉलिसीज थी वो इंपैक्ट करती थी डायरेक्टली हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, जो हर्षा का एम्पायर था, उसको भी, है ना। तो बात कर लेते हैं क्या थी। सबसे ऊपर था किंग, एम्परर, उसके नीचे हुआ करती थी यहाँ पे जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो थी भुक्ति। किंग हो गया, पूरे देश पे रूल करेगा, पूरे एम्पायर पे। उसके बाद एम्पायर के बाद क्या आती है, प्रोविंसेस, है ना। प्रोविंसेस को यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलेंगे, भुक्ति, जिसको एक गवर्नर रूल किया करता था, हेडेड बाय उपारिका, जिसको उपारिका बोलते थे। विषाया जो है वो यहाँ पे, फिर उसके प्रोविंसेस के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है ना। मतलब जैसे देख लो कि भारत देश है, देश के बाद आते हैं स्टेट्स, उनको प्रोविंसेस मान लो। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट, आती है डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील आती है, तहसील के बाद गांव वगैरह आते हैं, बीच में और भी चीजें होती है, लेकिन लार्जली इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। विषया जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट थी, और उसके बाद आती थी वित्थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट लेवल था किसके बीच में, विषा, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, गांव के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, ग्रामा और विषा के बीच में आती थी वित्थी, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अभी 2 साल पहले 3 साल पहले आया था एग्जैक्टली मुगल एम्पायर के ऊपर, सॉरी मिडिवल इंडिया के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे ये न्यूज़ में था, और डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, परगना, सरकार और सूबा। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप बता दीजिए टॉप टू बॉटम पूरा, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे होता था ग्रामा, ग्रामा के बाद होता था वित्थी लेवल, ठीक है ना, वित्थी लेवल टाउन्स, छोटे टाउन जो हुआ करते थे। फिर आता था देसा, मंडला, भोगा, फिर उसके बाद आयुक्ताज, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऑफिसर हुआ करते थे बेसिकली, ठीक है ना, आयुक्ताज और वित्थी महात्राज। तो ये आपको याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। नाउ मिनी टॉपिक्स पे आ जाते हैं। व्हाई डिड डेन्स, जो डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, उन्होंने 1845 में अपना सब कुछ ब्रिटिशर्स को क्यों दे दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है, 1845 के टाइम पीरियड तक जो डेन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको इकोनॉमिक डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, वो अपने पैर ढंग से पसार नहीं पाए थे। तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जो सेटलमेंट्स थी वो ब्रिटिशर्स को उन्होंने बेसिकली दे दी थी, इंक्लूडिंग ट्रैंकुबार। ट्रैंकुबार क्या है, यहाँ पे थारानागामाबड़ी जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे जो डेनिश कॉलोनी हुआ करती थी 1620 से 1845 के टाइम पीरियड तक, जहाँ पे फोर्ट डेंसबर्ग भी था। तो ये उन्होंने पूरा ब्रिटिशर्स को दे दिया था। याद रखना कब दिया, 1845 में। क्यों दिया, इकोनॉमिक दिक्कत, ट्रैंकुबार भी उन्हीं का पार्ट था और फोर्ट डेंसबर्ग भी उन्हीं का पार्ट था, और 1620 से 1845 में उनका राज था, और इंग्लिश को दिया था, इतना याद रखना। अगला है व्हाट आर भानाज इन अर्ली मिडिवल संस्कृत लिटरेचर। तो यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर और प्ले राइट से रिलेटेड ही भाषा वाला क्वेश्चन आया था, है ना, याद है ना, अभी लास्ट ईयर 2024 में। तो इस पे भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। भानाज वर मोनोलॉग प्लेस, ये मोनोलॉग प्लेस थे मिडिवल संस्कृत लिटरेचर के, जिसको 1 एक्ट प्ले बोला जाता है। मोनोलॉग प्ले क्या मतलब, जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर होगा। तो ये आपको याद। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।